गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं फिर आपके साथ एक बार और इस बार मैं लेके आया हूं कैपिटल गेन के एमसीक्यूज और ये सिलसिला एग्जाम तक चलता रहेगा। और अभी हम बेसिक्स के एमसीक्यू कर रहे हैं और हम एडवांस टॉपिक में भी एंटर करेंगे धीरे धीरे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, ये बात मैं बार बार कहता हूं और आप भी सब्सक्राइब जरूर करना देखने से पहले। तो कैपिटल गेन एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि बहुत सारा मिलेगा। मैं हमेशा दो चैप्टर को सबसे प्राइम चैप्टर्स मान के चलता हूं, एक तो पीजीबीपी के लिए, कैपिटल गेन के लिए। और हमेशा मेरी फेस टू फेस में भी यही कोशिश रही और वीडियो क्लासेस में भी यही कोशिश रही कि इन दो चैप्टर्स को जितना मैक्सिमम में बच्चों को समझा पाऊं उतना उनके फ्यूचर के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कैपिटल गेन के एमसीक्यू बहुत ढंग से करना, क्योंकि डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन इज सेक्शन 45। जो 45 सबसेक्शन 1 है वो चार्जिंग सेक्शन है और उसमें बताया गया कैपिटल गेन होने के लिए दो बातें होना जरूरी हैं। एक तो कैपिटल एसेट होनी चाहिए, एक उसका ट्रांसफर होना चाहिए। और एक बात और भी लिखी हुई है, कैपिटल गेन शैल अराइज इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टेक्स प्लेस। तो चार्जिंग सेक्शन है 45(1) है, तो इन चारों में जो सही ऑप्शन है वो डी सही ऑप्शन है। व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर चार्जिंग ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। दो ही कंडीशंस होती हैं 45(1) के अकॉर्डिंग, कि कैपिटल एसेट होनी चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। कैपिटल एसेट का सेक्शन होता है 2 क्लॉज 14 और ट्रांसफर का होता है 2 क्लॉज 47। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इनकम कैपिटल गेन हेड में चली जाएगी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट ए, बी में लिखा है देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, सी लिखा है देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट, फिर लिखा हुआ है देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो ट्रांसफर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई और कैपिटल एसेट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। बी इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट किसको नहीं माना जाएगा? अगर हम 214 को देखें तो समझ में आता है हर एसेट कैपिटल एसेट होती है, बस चार को छोड़कर। एक तो स्टॉक इन ट्रेड को छोड़कर, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर, पर्सनल इफेक्ट्स को छोड़कर। पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब होता है पर्सनल प्लस मूवेबल। और तीसरा गोल्ड सर्टिफिकेट अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को छोड़कर हर चीज कैपिटल एसेट होती है। हालांकि पर्सनल इफेक्ट्स में भी कुछ चीजें कैपिटल एसेट्स होती हैं, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, जैसे कि पेंटिंग्स हो गया, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो गया। इस इंफॉर्मेशन के साथ आप डेफिनेटली क्वेश्चंस को कर पाओगे। द फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। अर्बन लैंड कैपिटल एसेट है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन कैपिटल एसेट है, ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, मोटर कार यूज्ड फॉर पर्सनल। अब पर्सनल इफेक्ट्स की दोनों कंडीशंस आ गई, मूवेबल भी है और पर्सनल भी है, इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट। डी इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग शैल बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट, रिगार्डेड मानी जाएंगी। गोल्ड ज्वेलरी हेल्ड बाई ज्वेलर एज स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड कभी कैपिटल एसेट हो ही नहीं सकता है। गोल्ड ज्वेलरी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, बी अभी तक तो सही आंसर लग ही रहा है। तब भी सी देख लेते हैं, मोटर कार हेल्ड बाई मोटर कार मैन्युफैक्चर स्टॉक इन ट्रेड, वो कभी नहीं बनेगा और नन ऑफ द अबव भी गलत आंसर है। डेफिनेटली बी इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट, नॉट रिगार्डेड। ज्वेलरी रिगार्डेड है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन रिगार्डेड है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मैंने कहा था 214 में से बाहर निकाल दिया गया है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस इज ए कैपिटल एसेट। सर पर्सनल तो है तो पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं आएगा। पर्सनल इफेक्ट्स के लिए दो बातें होना जरूरी है, पर्सनल प्लस मूवेबल। इसलिए हमने मोटर कार तो निकाल दिया जो पर्सनल वाली थी, लेकिन अगर रेजिडेंशियल हाउस है तो वो इमूवेबल हो गया, इट इज ऑलवेज ए कैपिटल एसेट। द फॉलोइंग शैल बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट, रिगार्डेड ज्वेलरी है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, स्कल्पचर्स है, ऑल ऑफ द अबव। तो डी इज द राइट आंसर। रूरल एरिया मींस एनी एरिया विच इज आउटसाइड, कितने किलोमीटर्स है फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शंस ऑफ द म्युनिसिपैलिटी और ए कैंटोनमेंट बोर्ड इफ द पॉपुलेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट इज मोर देन 10 लाख। तो 8 किलोमीटर, अगर 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन होती है तो 8 किलोमीटर के बाहर वाले को रूरल बोला जाता है, 8 किलोमीटर तक वाले को अर्बन बोला जाता है। तो रूरल एरिया मींस एन एरिया विच इज आउटसाइड 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के बाहर जो होगा। अगर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर तक तो हम उसको अर्बन ही मानते हैं, बियॉन्ड 8 किलोमीटर उसको रूरल एरिया माना जाता है।
Rural area means any area which is outside kilometers from the local limits of the jurisdictions of a municipality or a cantonment board if the population of the municipality or cantonment board is more than 1 lakh but not exceeding 10 lakh, that is 6 kilometers. अगर म्यूनिसिपलिटी या कैंटोनमेंट का जुरिस्डिक्शन है उसमें जो पॉपुलेशन रहती है वो 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख तक नहीं होती है, एक्सीड नहीं करती है, तो 6 किलोमीटर तक तो अर्बन ही माना जाता है। 6 किलोमीटर के बाद जो लैंड होता है, जो एरिया होता है, उसको रूरल बोला जाता है। तो रूरल एरिया मींस एनी एरिया विच इज आउटसाइड 6 किलोमीटर, बियॉन्ड 6 किलोमीटर, उसको बोला जाएगा रूरल। इसलिए जो इसमें सही आंसर है वो सी सही आंसर है और इससे पहले वाले में डी सही आंसर था। कैपिटल एसेट एक्सक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, कौन सी कैपिटल एसेट एक्सक्लूड नहीं है? छोड़ के, किसको छोड़ के, मतलब इंक्लूड किसको करेंगे? स्टॉक इन ट्रेड तो एक्सक्लूड होता ही होता है, पर्सनल इफेक्ट्स एक्सक्लूड होता ही होता है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया एक्सक्लूड होता ही होता है, लेकिन ज्वेलरी इंक्लूड होती है। बी इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल एसेट एक्सक्लूड, सबको बाहर निकाल दो, किसको छोड़कर? ज्वेलरी को छोड़कर सबको बाहर निकाल दो, देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द कैपिटल गेन, किसको हम बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा, इसका मतलब यही पूछ रहे हैं विच इज नॉट द कैपिटल एसेट। ज्वेलरी को बेचेंगे कैपिटल गेन होगा, पेंटिंग्स को बेचेंगे होगा, स्कल्पचर्स को बेचेंगे डेफिनेटली होगा। तो बी समझ में आ रहा है, गोल्ड सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। मैंने कहा था 4 चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती हैं, एक तो स्टॉक इन ट्रेड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, पर्सनल इफेक्ट्स एंड द गोल्ड सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड इन द ज्वेलरी। ज्वेलरी की डेफिनेशन में क्या क्या आते हैं? ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, यहां सर आता है। प्रेशियस मेटल्स वेदर और नॉट वर्क और स्विन इनटू एनी वेयरिंग अपैरल, ये भी सर आता है। सेमी प्रेशियस, ये भी आता है। तो सही आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द एबव। A residential house shall be treated as short-term capital asset if it is held by assessee for not more than 24 months immediately preceding the date of its transfer। तो 3 कैटेगरी होती हैं, एक तो होती है 12 मंथ्स वाली, एक होती है 24 मंथ्स वाली, एक होती है 36 मंथ्स वाली। 12 मंथ्स वाली में लिखा हुआ है लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज के बाद अदर देन यूनिट्स भी लिखा हुआ है उसमें, फिर लिखा हुआ है इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स लिखा हुआ है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई लिखा हुआ है और जीरो कूपन बॉन्ड्स लिखा हुआ है। ये 12 मंथ्स वाली कैटेगरी है। जो आपकी 24 मंथ्स वाली कैटेगरी है उसमें केवल 2 लिखे हुए हैं, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है और एक अनलिस्टेड शेयर्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो बच जाएगा वो 36 मंथ्स में चला जाएगा। तो जो रेजिडेंशियल हाउस है क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 24 मंथ्स वाला सही है। तो अगर 24 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड नहीं किया हुआ है हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। बी इज द करेक्ट आंसर। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 242A, ये होल्डिंग पीरियड का सेक्शन होता है। अनलिस्टेड डिबेंचर्स आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ दे आर हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 36 मंथ्स। अगर लिस्टेड डिबेंचर्स होते तो 12 मंथ्स में चले जाते, लेकिन नॉन लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, इसलिए 36 मंथ्स के बेस पे देखा जाएगा। तो अगर 36 मंथ से ज्यादा के लिए आप होल्ड कर रहे हो उसको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। 14 देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 242A, लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ दे आर हेल्ड फॉर ए पीरियड मोर देन 12 मंथ्स। लिस्टेड सिक्योरिटीज में हमेशा 12 मंथ्स देखा जाएगा। हालांकि लिस्टेड सिक्योरिटीज में से यूनिट्स को बाहर निकाल दिया गया, यूनिट्स कुछ स्पेशल केस में ही 12 मंथ्स में इंक्लूड की गई हैं। एक तो यूटीआई की होंगी तब और एक इक्विटी ओरिएंटेड होंगी तब। लेकिन इन क्वेश्चन को हम जनरल अगर समझें तो लिस्टेड के लिए हमेशा 12 महीने ही देखा जाता है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। In case of transfer of unlisted equity shares, the asset will be treated as short-term capital asset if they are held for not more than immediately preceding the date of transfer 24 months. लिस्टेड शेयर्स के लिए 12 महीने है, लेकिन 24 मंथ्स केवल 2 कैटेगरीज के लिए है, इमूवेबल के लिए और नॉन लिस्टेड शेयर्स के लिए। नॉन लिस्टेड डिबेंचर्स के लिए 36 मंथ्स हो जाएगा। बस सिक्योरिटीज में केवल शेयर्स एक ऐसी हैं अगर नॉट लिस्टेड है तो 24 मंथ्स पे देखा जाएगा। तो अगर 24 मंथ्स से ज्यादा के लिए होल्ड नहीं किया हुआ है तो अनलिस्टेड शेयर्स को बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं। इनको हम बेसिक्स पे बिट्स एमसीक्यू कहते हैं। इनको आप कम से कम 2-3 बार करो और उसके बाद में कुछ एडवांस एमसीक्यू लेके आऊंगा जो कि कैपिटल गेन के भी होंगे, पीजीबीपी के भी होंगे और डिफरेंट चैप्टर्स के होंगे।
मुझसे किसी भी तरीके का डाउट पूछना चाहते हो imsb003@gmail.com मेरा ईमेल आईडी। मेरी वेबसाइट विजिट जरूर करते रहना, नीचे स्क्रॉल कर रही है www.directxlectures.com। वहां पर जाके जो भी मैं आपको यहां बताता हूं उनके पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स अपलोडेड है, आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।